गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक यूपीएससी एग्ज़ाम में। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 14 से लेकर 16 अप्रैल के पीआईबी एंड द हिंदू समरी बेस करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है स्काईमेट द्वारा अच्छे मानसून का पूर्वानुमान। स्काईमेट एक निजी मौसम पूर्वानुमान कंपनी की मौसम संबंधित रिपोर्ट इस वर्ष मॉनसून की अवधि औसतन दीर्घावधि लॉन्ग पीरियड एवरेज एलपीए की 103% रहने की संभावना है। औसतन दीर्घावधि का तात्पर्य अखिल भारतीय मानसून वर्षा के औसत 88 सेंटीमीटर से है, जबकि 50 वर्षों की औसतन मानसून वर्षा के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस वर्ष अल नीनो की संभावना काफ़ी कम है। अल नीनो के दौरान भूमध्य रेखीय मध्य प्रशांत महासागर के तापमान में आधे डिग्री से अधिक की वृद्धि हो जाती है। वर्तमान में प्रशांत महासागर में ला नीना का स्थिति व्याप्य है। पूर्वोत्तर भारत के कुछ भागों सहित उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में मानसून के दौरान कम वर्षा होने की आशंका है। इस वर्ष हिंद महासागरीय द्रविद्रुत इंडियन ओशन डिपोले आईओडी, जो पश्चिमी और पूर्वी हिंद महासागर में तापमान प्रवणता को व्यक्त करता है, के कुछ हद तक नकारात्मक रहने की संभावना है। सकारात्मक हिंद महासागर द्रविद्रुव आईओडी आमतौर पर मानसून के लिए सहायक होते हैं। वर्ष 2019 और 2020 में मानसून के दौरान भारत में लगातार वर्षों में सदी के केवल तीसरी बार सामान्य वर्षा औसतन से अधिक अर्थात सामान्य वर्षों के 5% से अधिक अथवा 105% होगी। अब जानते हैं हिंद महासागरीय द्रविद्रुव आईओडी क्या है। तो यह उष्णकटिबंध हिंद महासागर में अल नीनो के समान वायुमंडल महासागर के अंतर संबंध से उत्पन्न की गई एक परिघटना होती है। हिंद महासागरीय द्रविद्रुव की स्थिति में सागरीय सतह के तापमान में भिन्नता उत्पन्न होती है। इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी प्रमुख विशेषता है कि हिंद महासागरीय द्रविद्रुव आईओडी पूर्व हिंद महासागर यानी बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी हिंद महासागर अरब सागर की सतह के तापमान का अंतर होता है। इस तापमान भिन्नता के परिणाम स्वरूप वायुमंडलीय दबाव में अंतर उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के पूर्वी और पश्चिमी भागों में हवाओं का संचरण होने लगता है। सकारात्मक हिंद महासागरीय द्रविद्रुव या केवल हिंद महासागरीय द्रविद्रुव के दौरान पूर्वी भूमध्य रेखीय हिंद महासागर में समुद्री सतह के सामान्य तापमान से ठंडा तथा पश्चिमी उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर में समुद्री सतह के सामान्य तापमान से अधिक गर्म होता है। इसके विपरीत घटना को नकारात्मक हिंद महासागरीय द्रविद्रुव कहा जाता है और इस स्थिति में पूर्वी भूमध्य रेखीय हिंद महासागर में तापमान सामान्य से अधिक गर्म तथा पश्चिमी उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर में सामान्य से ठंडा होता है। हमारा अगला टॉपिक है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। हाल ही में सुशील चंद्रा ने भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में जान लेते हैं। तो भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ एवं राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं को संचालन करने के लिए उत्तरदायी है। यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, देश में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण तथा निर्वाचक मतदाता सूची तैयार करने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। तो इसका प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त ईसी, इन दोनों में देख लेते हैं क्या फ़र्क होता है।
यद्यपि मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष होते हैं, फिर भी उनकी शक्तियां अन्य निर्वाचन आयुक्तों के समान होती हैं। आयोग के सभी मामले सदस्यों के मध्य बहुमत के द्वारा तय किए जाते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों को वेतन, भत्ते व अन्य अनुलाभ एक सामान्य प्राप्त होते हैं। इसकी पदावधि जान लेते हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक है। जो भी पहले तक होता है, वे राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं। इसका पद त्याग वे किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं या उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीत से व अन्य उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिन पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। हमारा अगला टॉपिक है नागालैंड के स्थानीय नागरिकों का रजिस्टर। तो इसका संदर्भ है, सूचनाओं के अनुसार नागालैंड सरकार द्वारा नागालैंड के स्थानिक नागरिकों का रजिस्टर ऑफ इंडिजियस इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड तैयार करने संबंधित प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की कोशिश की जा रही है। नागालैंड के स्थानिक नागरिकों का रजिस्टर यह क्या है? तो यह एक कार्यक्रम है जो कि जुलाई 2019 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य बाहरी लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने तथा नौकरी हासिल करने के लिए नकली मूल निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर रोक लगाना है। नागालैंड के स्थानीय नागरिकों का रजिस्टर राज्य के सभी मूल निवासियों की प्रधान सूची होगी। यह सूची एक व्यापक सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की जाएगी। इसमें ग्रामीण और शहरी वार्ड विस्तार पर मूल निवासियों के आधारित रिकॉर्ड शामिल किए जाएंगे और इसे जिला प्रशासन की देखरेख में तैयार किया जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा इंडियन राइनो विजन 2020। हाल ही में इंडियन राइनो विजन के तत्वाधान पे पोबितारो वन्य जीवन अभयारण्य, पोबितारो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मानस नेशनल पार्क में 2 वयस्क एक सींग वाले गैंडों द ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोरसिस इंडियन राइनोसोरसिस को स्थानांतरित किया गया था। RIV 2020 के तहत वन्य जीव से वन्य जीव स्थानांतरण के अंतिम चरण में कुल 22 गैंडों का मानस नेशनल पार्क में स्थानांतरण किया गया है, जिसमें से 12 गैंडे पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य से तथा 10 गैंडे कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से भेजे गए हैं। इंडियन राइनो विजन के बारे में जान लेते हैं। तो यह 2005 में शुरू किया गया है। इंडियन राइनो विजन 2020 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF, इंडिया इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन और कई अन्य संगठनों के साथ साझेदारी में वन विभाग, असम सरकार के नेतृत्व में शुरू की गई एक पहल है। IRV 2020 का लक्ष्य असम के नए क्षेत्रों में गैंडों की आबादी बढ़ाकर उनकी कुल संख्या 3000 तक करना है। वर्तमान में असम के 4 संरक्षित क्षेत्रों पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य, राजीव गांधी औरंगा नेशनल पार्क, कांजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क में गैंडों की आबादी पाई जाती है। एक सींग वाले गैंडे के बारे में जान लेते हैं, जो कि आपको तस्वीर में दिखाया गया है वीडियो में, कि भारत में केवल एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। इन्हें भारतीय गैंडे नाम से भी जाना जाता है और यह गैंडे प्रजाति में सबसे बड़े होते हैं। इसे एक काले सींग और दूसर भूरे रंग की त्वचा की सिलवटों से पहचाना जाता है। यह प्राय चराई के माध्यम से अपना भोजन ग्रहण करते हैं और उनके आहार में भी सभी प्रकार की घास, पत्ते, झाड़ियों और पेड़ों की शाखाओं, फल और जलीय पौधे शामिल होते हैं। इसकी संरक्षण स्थिति तो IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित है। वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अभिसयम CITES परिशिष्ट विलुप्त होने से खतरा
तथा CITS द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे गैर व्यावसायिक उद्देश्यों को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रबंधित प्रजाति में है। और वन्यजीवी संरक्षण अधिनियम 1972 के अंदर अनुसूचित वन में शामिल किया गया है। हमारा अगला टॉपिक है सैरोजा। यह हाल ही में पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई तट के नज़दीक उत्पन्न हुआ एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। सैरोजा का इंडोनेशियाई भाषा में अर्थ कमल होता है। अगला टॉपिक है ई सांता। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है। यह जल कृषकों को और खरीदारों को जोड़ने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है प्लेटफॉर्म है। यह किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा और इससे निर्यातक सीधे किसानों से गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की खरीद कर सकेंगे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक प्रमुख कारण है। वेब पोर्टल के लिए तैयार किया गया ई सांता शब्द का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग नासिए से फॉर्मस ट्रेड इन एक्वाकल्चर है। ई सांता जल कृषकों के लिए आय, जीवन शैली, आत्मनिर्भरता, गुणवत्ता स्तर पता लगाने की क्षमता और नए विकल्प प्रदान करता है। हमारा अगला टॉपिक है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 13 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश सेना द्वारा जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीयों पर की गई गोलीबारी के सैकड़ों लोग मारे गए थे। अब इस घटना के बारे में जान लेते हैं। तो 13 अप्रैल 1919 को वैशाखी थी और इसी दिन अमृतसर के स्थानीय निवासियों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों सत्यपाल और सैफुद्दीन किचल को कैद करने तथा रॉबर्ट एक्ट को लागू करने के खिलाफ चर्चा और विरोध करने के लिए एक सभा आयोजित करने का फैसला किया गया था। रॉबर्ट एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार को बिना किसी सुनवाई के गिरफ्तार करने की शक्ति दी गई थी। जलियांवाला बाग चारों ओर से दीवारों से घिरा था और इसमें आने जाने के लिए कुछ छोटे छोटे दरवाजे थे। अंग्रेजों के आदेश के खिलाफ इस बाग में एकत्रित भीड़ में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे। ब्रिगेडियर जनरल रेजिडेंट एडवर्ड हैरी डायर एकत्रित भीड़ को सबक सिखाने के उद्देश्य से दबे पांव बाग में पहुंच गया और अपने साथ 90 सैनिकों को भी ले आया। सभा के दौरान ही भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। भीड़ में कई लोगों ने दीवार फांदकर जान बचाने का असफल प्रयास किया और कई लोग जान बचाने के लिए बाग के अंदर बने एक कुएं में कूद गए। हमारा अगला टॉपिक है भारत और रूस। S-400 मिसाइल प्रणाली सौदे के लिए प्रतिबंध। हाल ही में भारत में रूस के राजदूत निकोलाई कुदाशेव द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है कि भारत और रूस दोनों देश S-400 मिसाइल प्रणाली सौदे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। समझौतों के तहत S-400 मिसाइल प्रणाली वर्ष के अंत तक भारत के लिए सौंपी जानी है। इन्होंने कहा कि दोनों देश इस मुद्दे पर अमेरिकी प्रबंधनों का विरोध करते हैं। इसका संबंधित प्रकरण है S-400 मिसाइल प्रणाली सौदे के कारण अमेरिका द्वारा CAATS कानून अर्थात अमेरिकी प्रतिद्वंद्वियों को प्राविधानों के माध्यम से प्रत्युत्तर अधिनियम काउंटरिंग अमेरिकास एडवर्सिंग थ्रू सेक्शन एक्ट के तहत भारत पर प्रतिबंध लगा सकता है। इस प्रकार के समान सौदे पर अमेरिका, चीन और तुर्की पर पहले ही प्रतिबंध लगा चुका है। S-400 वायु रक्षा प्रणाली एवं भारत के लिए इसकी आवश्यकता। तो S-400 ट्राम्पियक रूस द्वारा डिज़ाइन की गई एक मोबाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। यह विश्व में सबसे खतरनाक, आधुनिक एवं परिचालन हेतु तैनात की जाने वाली लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जिसे अमेरिका द्वारा विकसित टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस
से काफ़ी उन्नत माना जाता है। CAATS क्या है, अर्थात अमेरिकी प्रतिद्वंदियों को प्राविधानों के माध्यम से प्रत्याचुर अधिनियम, यह क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य दंडात्मक उपायों के माध्यम से ईरान, उत्तर कोरिया और रूस को प्रत्युत्तर देना है। इस वर्ष 2017 में अधिनियमित किया गया है इसे। इसके तहत रूस के रक्षा और खुफिया क्षेत्रों में महत्वपूर्ण लेन देन करने वाले देशों के खिलाफ लगाए जाने वाले प्रतिबंधों को शामिल किया गया है। अब इसके लगाए जाने वाले प्रतिबंध क्या हैं? तो अभिहित व्यक्ति सेक्शन पर्सन के लिए ऋणों पर प्रतिबंध, अभिहित व्यक्तियों को निर्यात करने हेतु निर्यात आयात बैंक सहायता का निषेध, संयुक्त राज्य सरकार द्वारा अभिहित व्यक्तियों से वस्तुओं या सेवाओं की खरीदी पर प्रतिबंध, अभिहित व्यक्ति के नज़दीकी लोगों को वीज़ा से मनाही। हमारा अगला टॉपिक है उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भारत का लोक ऋण स्तर सार्वजनिक। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस के अनुसार भारत के लोक ऋण पब्लिक डेब्ट का स्तर उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में उच्चतम है। हालांकि देश में मात्रात्मक सुधार कार्यक्रम क्वांटिटेटिव ईजिंग प्रोग्राम जारी है, फिर भी इसकी ऋण वहन क्षमता सबसे कमज़ोर है। लोक ऋण पब्लिक डेब्ट होता क्या है? तो किसी देश की सरकार द्वारा उधार ली गई कुल राशि को लोक ऋण कहा जाता है। भारतीय संदर्भ में लोक ऋण के तहत भारत की संचित निधि पर भारतीय केंद्र सरकार की कुल देनदारियां शामिल होती हैं। इसके तहत लोक खाते पब्लिक अकाउंट के ऊपर अनुबंधित देनदारियों को शामिल नहीं किया जाता है। लोक ऋण के स्रोत क्या होते हैं? तो दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों अथवा GSEC, ट्रेजरी बिल अथवा T-बिल्स, बाह्य सहायता, अल्पकालिक ऋण। संविधान के अनुच्छेद 292 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा भारत की संचित निधि के ऊपर अनुबंधित देनदारियों को लोक ऋण के रूप में वर्णित किया गया है। लोक ऋण के प्रकार, तो लोक ऋण को आंतरिक और बाह्य ऋण में वर्गीकृत किया जाता है। तो आंतरिक ऋण क्या होता है? आंतरिक ऋण के लिए विपणन योग्य मार्केटेबल और गैर विपणन योग्य नॉन मार्केटेबल प्रतिभूतियों में वर्गीकृत किया गया है। विपणन योग्य सरकारी प्रतिभूतियों में नीलामी के माध्यम से जारी किए जाने वाली GSEC सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिल शामिल होते हैं। गैर विपणन योग्य प्रतिभाओं में राज्य सरकार को जारी किए जाने वाले मध्यवर्ती ट्रेजरी बिल, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी की जाने वाली विशेष प्रतिभूतियों आदि शामिल होती हैं। ऋण GDP अनुपात क्या है? तो ऋण GDP अनुपात डेब्ट टू GDP रेशियो किसी देश द्वारा अपने ऋण का भुगतान करने की क्षमता के बारे में बताता है। निवेशकों द्वारा किसी देश की ऋण चुकाने की क्षमता का आकलन करने के लिए ऋण GDP अनुपात का अवलोकन किया जाता है। उच्च ऋण GDP अनुपात विश्व भर में आर्थिक संकटों को हवा दे चुके हैं। क्या ऋण GDP अनुपात का कोई स्वीकार्य स्तर होता है? तो राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन पर NKC समिति द्वारा सामान्य सरकारी ऋण GDP अनुपात कुल 60% रखने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए केंद्र सरकार के लिए ऋण GDP अनुपात 40% और राज्य सरकारों के लिए 20% परिकल्पित किया गया था। अगला टॉपिक है मेट्टर सरबंगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा तमिलनाडु सरकार को मेट्टर सरबंगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना पर काम आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है और साथ ही इस परियोजना पर रोक लगाने की मांग करने वाले आवेदन को खारिज कर दिया गया है। मेट्टर सरबंगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना पर रोक लगाने हेतु दायर किए गए आवेदन में दावा किया गया था कि इस परियोजना की शुरुआत करने से पहले पर्यावरणीय मंजूरी नहीं ली गई है। आवेदन में परियोजना के निर्माण में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कहा गया था कि इस परियोजना का परिकल्पना करते समय डेल्टा क्षेत्र के किसानों के नदी तटवर्ती अधिकारों की पूर्णतः उपेक्षा की गई है। इसके अलावा
क्योंकि इस परियोजना में तमिलनाडु, कर्नाटका और केरल के हित शामिल है, इसलिए इसके लिए केंद्र सरकार से मंजूरी लेना आवश्यक है। अब जानते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण का निर्णय। इस परियोजना के तहत 4,238 एकड़ भूमि को सिंचाई क्षेत्र के अंतर्गत लाना प्रस्तावित है, जो कि 2,000 हेक्टेयर से कम है तथा वर्ष 2018 में जारी संशोधित पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना के अनुसार यह परियोजना लघु सिंचाई प्रणालियों की श्रेणी में आती है, जिनके लिए पर्यावरणीय मंजूरी हासिल करने की अनिवार्यता से स्पष्ट छूट प्राप्त है। इसके अलावा इस परियोजना के अंतर्गत कर्नाटका से प्राप्त होने वाले पानी को केवल नियंत्रित किया जा रहा है और मेट्टर बांध के पानी को दोनों राज्यों में से किसी के साथ साझा नहीं किया जा रहा है तथा इसका उपयोग केवल तमिलनाडु के लाभ के लिए किया जा रहा है। अंततः परियोजना के लिए किसी अन्य प्राधिकारों से अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। परियोजना के बारे में जान लेते हैं। तो मेट्रो सरबंगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का कार्यान्वयन तमिलनाडु सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य मैटूर जलाशय के अधिशेष जल से 100 टैंकों, झीलों और तालाबों के माध्यम से इदापड़ी, आमालूर, सकेगिरी और मैटूर तालुकों की 4,200 एकड़ भूमि को संचित करना है। हमारा अगला टॉपिक है मकीडेक्टाइल क्या है। तो हमारा अगला टॉपिक है मकीडेक्टाइल। तो मकीडेक्टाइल सबसे प्राचीन सम्मुख अंगुष्ठ अर्थात उल्टे अंगूठे वाला एक उड़ने वाला सरीसृप है। हाल ही में चीन में लियोनिंग के तियाओजियन संरचनाओं में एक नवीन टेरोसौर जीवाश्म की खोज की गई है। इसे 160 मिलियन वर्ष पुराना माना जा रहा है। इसे कुन पैंगोप्टेरस एंटीपोलिटेक्स नाम दिया गया है, जिसे मकीडक्टाइल भी कहा जाता है। टेरोसौर प्रजातियों सरीसृप थी और डायनासोर प्रजातियों से निकट संबंधित थी। ये कीटों के बाद उड़न भरने में सक्षम पहले जीव है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है कि अंगूठे की सम्मुखता अंगूठे को एक साथ मोड़ने, झुकाने तथा बीच में से घुमाने में सक्षम बनाती है, जिससे अंगूठे की नोक से दूसरी उंगलियों के सिरों को छुआ जा सकता है। मनुष्यों के साथ साथ कुछ प्राचीन बंदरों और वानरों में भी सम्मुख अंगूठे पाए जाते हैं। इसकी फोटो तस्वीर दी गई है, आप देख सकते हो। नैरो लाइन सेफर्ट 1 आकाशगंगा। हाल ही में खगोल वैज्ञानिकों ने एक नई सक्रिय आकाशगंगा का पता लगाया है। इसकी पहचान सुदूर गामा रे उत्सर्जक आकाशगंगा के रूप में की गई है। यह लगभग 31 बिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर अवस्थित है। मानस ऐप एक सेहत संबंधित एप्लीकेशन है जिसका पूरा नाम मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलेंसी ऑगमेंटेशन सिस्टम अर्थात मानस है। इसे प्रधानमंत्री के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद द्वारा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह प्रधानमंत्री के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद द्वारा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में समर्थित किया गया है। भारतीय नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक ऐप के रूप में विकसित किया गया है। मानस एक व्यापक और परिमार्जित राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भारतीय नागरिकों की मानसिक भलाई को बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है। मानस ऐप विभिन्न सरकारी मंत्रालयों के स्वास्थ्य और कल्याणकारी प्रयासों को एकत्रित करता है। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना और आगे ही ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।